हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमने सितंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को स्टार्ट किया था। वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था मासिक घटनाओं का सार संग्रह, जिसमें कि हमने फैक्ट्स को पढ़ा था, कौन कौन से वन लाइनर फैक्ट हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ को। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य फ्रेंड्स आपके मेंस का सिलेबस भी है, जहाँ पर आपसे भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर भारत के अन्य देशों के साथ में संबंध भी आपको स्पेसिफिकली दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो आपसे कोई भी अगर एग्रीमेंट अलग से नाम है जिसका, उसको साइन किया है तो उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। भारत किन ग्रुप्स का सदस्य है उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, या भारत ने कौन सा नया ग्रुप ज्वाइन किया है, या किस ग्रुप का जो है क्या एजेंडा है, मोटिव है, कोई थीम है, तो वो क्वेश्चंस जो है वो लोग पूछ लेते हैं। अगर आरपीएससी के अदर एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आगे बढ़े हम, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आरएस की तैयारी करने वाले या आरपीएससी के अदर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, या जो भी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैगजीन काफ़ी यूज़फुल है और मैंडेटरीली उनको पढ़नी ही चाहिए इस मैगजीन को। 60 पेजेस की मैगजीन है, कवर भी ईजिली हो जाती है, फिजिकल फॉर्म में आप इसको खरीदिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, जो बताई जा रही है आपको वीडियो में, तो आप उसको उसमें लिख सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से आपको मैगजीन नहीं उपलब्ध हो पाती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जब पूरी मैगजीन का वीडियो बन जाता है उसके बाद इसको अपलोड किया जाता है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आपके लिए वैसे ही बेनिफिशियल है, वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें हैं, आरपीएससी की अपडेट्स मैं वहाँ पर देती रहती हूँ। कोई करंट में न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए हमें, तो उसको भी हम देते हैं। मेरे द्वारा कर लिखे गए जो आर्टिकल्स हैं, जो कि दैनिक जागरण और जनसत्ता जैसे अखबारों में जिनको स्थान मिला है, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखने में आपको काम आ सकते हैं, तो वो आर्टिकल्स भी मैंने वहाँ शेयर किए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए, अब इन सब बातों के साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में दो बेसिक न्यूज़ तो ये है कि आज भारत का श्रीलंका के साथ में और भारत का मालदीव्स के साथ में जो है हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले भारत और श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत ने श्रीलंका को जो है 2 डोर्नियर विमान सौंपे हैं, और ये जो डोर्नियर जो एयरक्राफ्ट उन्होंने दिए हैं समुद्री निगरानी के लिए, ठीक है, समुद्री निगरानी के लिए नौसेना को, श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान जो है वो दिए गए हैं। मैंने एयरक्राफ्ट कह दिया, हाँ एयरक्राफ्ट है, सॉरी। तो निगरानी एयरक्राफ्ट जो है वो दिए गए हैं, और ये HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इनको बनाया गया है। हालांकि देखिए फ्रेंड्स, ये नई नहीं है, ये 1981 से इनका उत्पादन किया जा रहा है। और ये जो डोर्नियर जो ये एयरक्राफ्ट होते हैं, ये एक तरीके से STOL के तर्ज पे काम करते हैं। STOL का मतलब होता है, इसमें होता है जैसे कि S का मतलब यहाँ पर है, तो STOL का यहाँ मतलब है शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि कम समय में ये टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, इस तरीके के ये विमान होते हैं। तो ये डोर्नियर विमान की खासियत होती है। उसके अलावा ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होते हैं। तो देखिए कि इसमें जो है श्रीलंका को जो हमने ये डोर्नियर विमान दिए हैं, ये उस टाइम पे दिए हैं जब श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर चाइना के जहाज़, जिसका नाम है युआन वांग 5, उसको जो है रुकने की अनुमति दी थी। और भारत ने इस पर काफ़ी विरोध दर्ज किया था, क्योंकि भारत का ये मानना है कि भाई श्रीलंका जो है एक तरीके से हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि चाइना का अगर कोई जहाज़ वहाँ पर आकर रुक रहा है तो वो हमारी जासूसी भी कर सकता है, तो उसके लिए कौन सर्विलेंस के लिए जिम्मेदार होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत ने यहाँ आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन फिर भी भारत ने जो है अपने सागर मिशन के तहत जो है श्रीलंका को ये डोर्नियर विमान जो है वो सौंपा है। तो देखिए, सागर मिशन क्या है, बात आई है तो बताते हैं। सागर मिशन है जिस पे कि भारत काम कर रहा है, और सागर मिशन जो है ये है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ये एक भारत का मिशन है जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सागर मिशन भारत के द्वारा चलाया गया है, भारत का मिशन है ये, और इस मिशन के तहत भारत ये चाहता है कि भारत के जो आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है, उनको भी हम इतना कैपेबल बनाएं कि वो जो है, एक तो मित्रता करनी है वो तो बात है ही, लेकिन उसके अलावा वो भी कैपेबल हो पाए, टेक्नोलॉजी उनके पास में भी आ पाए, ताकि जो है कंबाइंड सुरक्षा जो है हमारे क्षेत्र की जा सके। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये एक तरीके से चाइना से भी बचाने के लिए, या चाइना के एक एंटी में भी एक तरीके से इस मिशन को आप मान सकते हैं। और इसी को अगर हम देखें तो एक चीज़ इसमें और है,
फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि श्रीलंका जो है उसमें जो पॉलिसी अभी है, हालांकि देखिए श्रीलंका जो है डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से जो है बुरी कंडीशन में है। तो श्रीलंका ने जो है एक और जो युद्धपोत है जिसका नाम है PNS तैमूर, इसको भी जो है कोलंबो एयरपोर्ट जो आपका बंदरगाह है, पोर्ट है, वहाँ पर रुकने की अनुमति दी थी। ये पाकिस्तान का है और ये जो है इसको पहले इसके लिए अनुमति मांगी थी पहले बांग्लादेश से पाकिस्तान ने, लेकिन बांग्लादेश ने इसको मना कर दिया सीधी सी तरीके से। तो फिर इसको जो है यहाँ पर रोका गया था। तो रोकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रीफिलिंग जो हो सकती है, उसकी फ्यूल की फिलिंग के लिए रोका जा सकता है। कई सारी बातें होती हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं ध्यान रखने हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि श्रीलंका जो है उसकी जो पॉलिसी रही है, उसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हाल ही में रही है, तो उसमें क्या है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने पढ़ा होगा, BRI वाला मूवमेंट पढ़ा होगा, जिसमें भी चाइना के साथ में चाइना जो है अपने मित्र राष्ट्रों को जो रोड के द्वारा जुड़ सकते हैं, यानी कि सड़क मार्ग से जुड़ सकते हैं, तो उसको तो उस मार्ग से जोड़ रहा है। और जो समुद्र के मार्ग से जोड़ने वाले देश हैं, जैसे कि श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, सेशल्स है, उसको जो है मैरीटाइम रूट से जोड़ रहा है, ताकि जो है वो उन देशों के अंदर, यूरोप के अंदर और जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक जो है अपनी पहुँच को बढ़ा सके। तो भारत ने तो आपको पता है BRI पर काफ़ी जो है क्या कहते हैं उसको, इसका बहिष्कार ही किया है एक तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये हमारे POK से गुजर रहा है और इसके ऊपर भारत की परमिशन भी नहीं ली गई थी। तो इसीलिए जो है इसका विरोध किया है भारत ने। तो इस पॉलिसी के तो भारत विरोध में है ही। लेकिन श्रीलंका जो है उसने अपना हम्बनटोटा द्वीप जो है वो चाइना को लीज पर भी दे रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि श्रीलंका का जो बेंट ऑफ माइंड है वो अभी चाइना की तरफ में है। तो अपने को देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखी कि भारत और श्रीलंका के अभी संबंध कैसे हैं, और अभी डोर्नियर विमान जो है सागर मिशन के तहत भारत ने श्रीलंका को सौंपा है। दूसरी बात, आप डोर्नियर विमान के बारे में आप जान गए हैं कि 1981 से इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये एक तरीके से STOL पद्धति पर कार्य करते हैं, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि कम समय में टेक ऑफ और लैंडिंग जो है ये कर सकते हैं ये एयरक्राफ्ट। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, यानी समुद्री निगरानी के लिए हैं। उसके अलावा ये जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी काम करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और बता देती हूँ कि एक ग्रुप है जिसका नाम है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप का क्या नाम है। आपको एक आपने नाम सुना होगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। क्या नाम है इसका? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। हो, गलत लिख दिया मैंने, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये क्या है, देखिए ये एक ग्रुप है और इसमें 3 देश इसके सदस्य हैं। 2011 में इस ग्रुप को बनाया गया था और इसको भी एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए, क्षेत्र के अंदर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, आपसी सहयोग के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी आपदा प्रबंधन के लिए 3 पड़ोसी देशों के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव्स, ये तीनों जो हैं इसके सदस्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन में, और ये हमने अप्रैल की क्रोनोलॉजी में भी पढ़ा था। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स जो है वो इसके सदस्य हैं, और अभी मॉरिशस जो है वो इसका चौथा सदस्य बना है। ठीक है, मॉरिशस इसका 4th मेंबर बना है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, ये मालदीव्स को लेकर के। तो देखिए मालदीव के जो राष्ट्रपति है उन्होंने भी भारत की यात्रा की है, और आपको पता है कि पहले जो सरकार थी मालदीव्स की, उनका एक एजेंडा, मुख्य एजेंडा था इंडिया आउट कैंपेन करके, कि भारत का वो बहुत ज़्यादा बहिष्कार कर रहे थे। तो पहले की जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा भारत के एंटी में थी। लेकिन अभी अगर आप स्थितियों को देखेंगे कि भाई चाइना किस तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है पड़ोसी छोटे छोटे देशों को, तो उसको देखते हुए कि इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और अभी इनकी जो पॉलिसी है वो है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। तो मालदीव देखिए आपको एक बहुत छोटा सा एक देश है, और आपने देखा भी होगा जो फिल्मी सितारे हैं वो वहाँ पर घूमते हैं, एक साइकिल से आप पूरे देश का चक्कर लगा सकते हैं, इतना छोटा है। तो देखिए मालदीव्स जो है वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, और इन्होंने जो है 2018 में भी जब इनका था, तो ये उससे पहले भी भारत जो है आ चुके हैं। अभी जो है इन्होंने किन प्रोग्राम्स में शामिल हुए हैं, क्या इनको जो है भारत के से जो है वो मदद मिली है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भारत ने जो है मालदीव्स को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि सभी जो परियोजनाएं हैं, भारत की एक एम्बिशियस जो परियोजनाएं हैं मालदीव्स के लिए, वो पूरी की जा सके। तो देखिए कि जो छोटे देश होते हैं उनसे मदद तो नहीं ले सकते आप श्रीलंका से क्या मदद लेंगे, लेकिन ये है कि आपको उनको सहयोग देना होता है। भारत की ये पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, यानी कि जो पड़ोसी पहले, ये वाला जो एक पॉलिसी है, उसके तहत ये है कि भाई पड़ोसियों को सशक्त बनाया जाए, टेक्नो फ्रेंडली बनाया जाए,
और वो जो है आपसे सहयोग कर सके, उतना उनको जो है कैपेबल बनाया जाए। तो आप यहाँ पर देखिए वैक्सीन मिशन जो था हमारा, जो कोविड के दौरान जो वैक्सीन्स हमने उपलब्ध करवाई थी, उसका भी यही मकसद था। और दूसरा सागर मिशन मैंने आपको बताया ही है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, यानी कि सभी जो रीजन्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ का कार्य करना। तो यहाँ पर देखिए कि 10 करोड़ डॉलर की जो अतिरिक्त ऋण सुविधा है वो दी जाएगी। मालदीव्स के जो 34 द्वीप हैं, यहाँ पर पढ़िए आप कि 34 जो द्वीप है वहाँ के, क्योंकि एक तो आइलैंड नेशन है, द्वीपों का राष्ट्र है, तो वहाँ पर जो है जलापूर्ति यानी कि स्वच्छ जो जल है वो उनको मिल सके। और उनका एक जो द्वीप है जिसका नाम है अड्डू, वहाँ पर जो है सड़कों की मरम्मत जो है वो की जा सके। और तटीय इलाकों में मिट्टी के भराव और जुम्मा जो मस्जिद है उसकी मरम्मत के लिए जितनी भी परियोजनाएँ हैं उसके लिए भारत जो है वो सहयोग करने वाला है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए समझौते में कुछ जनरलाइज थिंग है, जैसे कि शिखर वार्ता के बाद भारत और मालदीव ने क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा वगैरह वगैरह चीज़ों के बढ़ाने के लिए, बुनियादी ढांचा, उन सब में सहयोग करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप इसमें से देख लेंगे। बाकी मैंने जो काम की बात थी वो आपको यहाँ पर बता दी है। मालदीव्स के बारे में अगर आपसे पूछें तो ये भी जो है आपके कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसका भाग है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, ये है आपका जो हेल्थ होती है और आपका जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण जो है उसको सार्वजनिक मानवाधिकार घोषित किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने कहा है कि भाई आपका हेल्थ और आपका जो हेल्दी इन्वायरमेंट है ये एक तरीके से आपका ह्यूमन राइट है। तो ये अगर आपको भारतीय संविधान की मैं आपसे बात करूँ तो भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपको जो है स्वच्छ पर्यावरण को जो है आपके लिए निश्चित करता है कि स्वच्छ पर्यावरण एक मनुष्य का मानवाधिकार है? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ वाला, जो आपको जो है स्वच्छ पर्यावरण गारंटी करता है। अगर देखिए आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, थोड़ा सा आपको अतरंगी सा लगे कि यार ये कहीं नहीं पढ़ा था, किसी भी अनुच्छेद में नहीं था, तो आप आर्टिकल 21 पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की जितनी ज़्यादा व्याख्याएं की है उतनी किसी भी आर्टिकल की नहीं की है। अगर आपसे पूछा जाए कि रात को सोने का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो इस तरीके से जितने भी जो वाइड डायमेंशंस है वो सारे के सारे आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए हालांकि हमारे लिए इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंचने को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार 28 जुलाई 2022 को घोषित किया है। और ये जिनेवा में जो इनकी मानवाधिकार परिषद है उसने भी इसको 2021 में पारित किया था। भारत ने इसका समर्थन किया है, 161 देशों ने इसका जो है समर्थन किया है और 8 देशों ने इस पर जो है एब्सेंट भी रहे थे, मतलब इसमें जो मतदान हुआ था उसके अंदर ये एब्सेंट भी रहते हैं। हालांकि ये इतना काम का नहीं है, भारत ने इसके पक्ष में दिया था, ये हमारे लिए काम की बात है। जो अनुपस्थित होने वाले देश है उसमें देखिए यहाँ पर बेलारूस, कंबोडिया, चीन, इथोपिया, ईरान, किर्गिस्तान, रशिया और सीरिया, ये सारे देश शामिल हैं जहाँ जिनका एनवायरनमेंट से भी लेना देना कम ही है, फिर तो है वही लोग इसमें शामिल हैं। फिर देखिए इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि भारत ने एक पैराग्राफ है जिस पर कि आपत्ति जताई है, और वो पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन की जो ये असेंबली होती है, ये जो प्रस्ताव पारित करती है तो वो उस तरीके से बाध्यकारी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा ये है कि स्वच्छ क्या होगा, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण जो है वो क्या चीज़ है, उनको डिफ़ाइन भी इन लोगों ने नहीं किया है कि भाई किस तरीके से आप इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया है। तो उस पैराग्राफ पे इन्होंने जो है भारत ने आपत्ति जताई है। तो एक तो बाध्यकारी नहीं है और दूसरी स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इस कारण से जो है थोड़ी आपत्ति दिखाई है। बाकी आप इतना ध्यान रखिएगा कि भारत ने इसके पक्ष में जो है वो वोटिंग की है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। भारत जो है वो आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक जो है उसकी मेज़बानी करेगा, उसकी होस्टिंग करेगा। तो ये जो आतंकवाद विरोधी समिति है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नाम है इसका काउंटर टेररिज्म कमिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो CTC है ये एक जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC जो है, उसी का एक पार्ट है और इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। आप जानते हैं कि UNSC जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो वहाँ पर 15 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर के 5 जो है वहाँ के स्थायी सदस्य हैं, जैसे कि चाइना है, फ्रांस है, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका है, तो ये तो इनके स्थायी सदस्य हैं। उसके अलावा भारत का और इनका स्थान कहाँ पर आता है, तो ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं और जो रोटेशन बेसिस पर बनते रहते हैं, तो उनमें भारत का स्थान है। अभी भारत भी जो है उसका जो है अस्थायी मेंबर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है जो वर्तमान में जो अस्थायी सदस्य हैं उसके अंदर भारत भी है। और यहाँ पर जो CTC है यानी कि जो आपका आतंकवाद विरोधी समिति है, जिसको 2001 में बनाया गया था। आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर जो हमले हुए थे तो उस समय जो है इसको बनाया गया था।
काउंटर टेररिज्म कमेटी को बनाया गया था। ये यूएनएससी का ही पार्ट है। 2001 में इसको बनाया गया और अभी जो है इसको भारत जो है इसका होस्टिंग करेगा। भारत जो है इसका अध्यक्ष जो है इसको बनाया गया है। फिर देखिए यूएनएससी जो है ये एक संकल्प पारित किया गया था 1373, ये संकल्प का नाम है। उसके तहत इस परिषद को जो है वो बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस संकल्प के बारे में ध्यान रखिएगा बेसिकली कि जो सीटीसी है ये आपका यूएनएससी संकल्प 1373 2001 में जो है इसको बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका में जो कांग्रेस है, अमेरिका की जो संसद होती है उसको कांग्रेस कहते हैं। तो उसकी जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो जो है ताइवान की यात्रा पर अभी गई हैं। तो आपने चाइना देखा होगा, चाइना से अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको ताइवान जो है वो नज़र आएगा। चाइना जो बेसिकली कहता है कि भाई हम वन चाइना पॉलिसी है हमारे, यानी कि जो ताइवान है वो भी वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है एक तरीके से चीन का ही भाग है। हालांकि ताइवान ये कहता है कि हम जो है चाइना का पार्ट जो है वो नहीं है, अलग से हम कंट्री है। तो अगर अमेरिका के जो संबंध हैं चीन के साथ में वो वन चाइना पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए ही बने थे कि अमेरिका जो है उसको गारंटी करता है कि हाँ भाई, मतलब उसको मान्यता देता है, गारंटी नहीं मान्यता देता है कि भाई आपका ठीक है कि ताइवान वगैरह आपका पार्ट है। लेकिन अभी जो हाल ही में शिफ्ट देखने को मिला है ट्रंप की सरकार के बाद में चाइना और यूएसए के रिलेशंस में, उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि चाइना का क्योंकि एक चाइना एशिया में उभरती हुई पावर ना बन जाए, तो उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है इन चीज़ों को कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है वहाँ की स्पीकर अगर ताइवान जा रही है, इट मीन्स वो ताइवान को सेपरेटली मान्यता देती है। अगर मान लीजिए कल को जो है कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति पहले राजस्थान आकर के हमारे चीफ मिनिस्टर से मिले तो हम इसको क्या समझें, तो पहले उनको दिल्ली जाना चाहिए ना, तो वो वाली चीज़ है। तो एक तरीके से ये ताइवान जा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा एब्रप्ट हो गया एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि ये ताइवान जा रहे हैं, इट मीन्स उसका जो है विरोध होना स्वाभाविक है कि आप किसी देश की जो पॉलिसी है उसका जो है उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में हालांकि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए कि अमेरिका की जो निचले सदन की जो ये सांसद हैं जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी, ये जो है अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में जो है दक्षिणी चीन सागर की संधि पर जो स्थित है ताइवान, वहाँ पर जो है उसकी यात्रा पर गई हैं। और 25 वर्षों में पहली बार है कि भाई कोई स्पीकर जो है वहाँ पर पहली बार जो है वो यात्रा करता है। अमेरिका को वो स्पीकर पहली बार वहाँ पर यात्रा कर रहा है। उसके अलावा देखिए इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब देखिए फैक्ट्स की बात करेंगे तो फैक्ट्स में सबसे पहली चीज़ है कि नैन्सी पेलोसी ने तो ये कहा है कि हम तो जो है इंडो पैसिफिक यात्रा पर गए थे। भाई इंडो पैसिफिक यात्रा का मतलब है हम तो सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया इन सब की यात्रा पे गए थे और इसीलिए हम ताइवान पर भी जा कर के आए हैं। चाइना विरोध करता है, चाइना बोलता है कि भाई आपने तो पहले कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, तो हमारी अमेरिका और चाइना के संबंधों की बुनियाद ही है वन चाइना पॉलिसी, तो अब आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पर चाइना ने विरोध करते हुए क्या किया है कि एक अपना सैन्य अभ्यास भी किया है जो कि एक लाइव फायर ड्रिल थी। तो जैसे ही वो वहाँ की यात्रा पर गई तो उन्होंने ताइवान को घेरते हुए जो है चाइना ने एक मॉक ड्रिल भी की है। तो ये भी एक विरोध प्रदर्शन का तरीका है। फिर देखिए कि चाइना कहता है कि भाई हमारी एक पॉलिसी है जिसका नाम है फर्स्ट आइलैंड चेन। तो आइलैंड जो द्वीपीय समूह है उसमें ताइवान को सबसे पहला और बड़ा द्वीप है क्योंकि ये, तो इसको जो है हम हमारे क्षेत्र का जो है वो भाग मानते हैं। फिर ताइवान का क्या कहना है, तो ताइवान कहता है कि भाई जो हमारे ऐतिहासिक संबंध है उसके हिसाब से हम आपका पार्ट नहीं है, लेकिन चाइना कहता है कि आप ऐतिहासिक रूप से हमारे पार्ट हैं। ताइवान के अंदर एक संप्रभु राष्ट्र मानती है खुद को, एक सॉवरेन कंट्री है। उसके अलावा यहाँ पर खुद के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, खुद का अपना संविधान है। तो ये सारी चीज़ें ताइवान मानता है। और नैन्सी पेलोसी के बारे में एक चीज़ और यहाँ दे रखी है कि ये 52वीं स्पीकर हैं और पहली महिला स्पीकर हैं किसकी, जो आपका कांग्रेस है उसकी। और उसके अलावा जो है ये इनका चौथा कार्यकाल है, तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं। तो आप इसको समझने में आपको थोड़ी आसानी हुई होगी कि भाई ताइवान क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका का सिंपल सी बात यह है कि एशिया के अंदर जो है चाइना का प्रभुत्व ना बन पाए, चाइना एक सुपर पावर की तरह ना उभर कर के आए, तो उसको काउंटर करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ताइवान जो है एक आइलैंड नेशन होने के कारण जो है काफ़ी उसका अमेरिका से नज़दीकी भी है और अमेरिका के लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं ताकि उसका जो मैरीटाइम जो उनका बॉर्डर है वो सिक्योर हो सके। तो इसलिए उन्होंने जो है ताइवान के साथ में संबंध बनाने को वरीयता दी है। फिर देखिए कि सिंगापुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पडांग और इसको जो है 75वां राष्ट्रीय स्मारक सिंगापुर के सरकार के द्वारा बनाया गया है, घोषित किया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है वहाँ का जो 57वां राष्ट्रीय दिवस था उस अवसर पर उन्होंने पडांग जो है, जिसकी मलय भाषा में अर्थ होता है मैदान, यहाँ पर आप पढ़ते भी जाइए, इसका अर्थ होता है मैदान। ये एक क्षेत्र है और इसको जो है इन्होंने अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया है। इस 200 साल पुराना एक क्षेत्र है ये।
और इसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो है ये जो स्थान है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो है वो जुड़ा हुआ है। इन्होंने 1943 में जो है दिल्ली चलो का नारा जो है वो यहीं से दिया था, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा देखते हैं, फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एक वैश्विक शांति यानी कि वर्ल्ड पीस के लिए मेक्सिको ने एक कदम उठाया है। और मेक्सिको आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका, आपने देखा होगा, नॉर्थ अमेरिका के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मेक्सिको देश नज़र जो है वो आएगा। तो मेक्सिको में उन्होंने, मेक्सिको के जो राष्ट्रपति है उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि भाई हम एक समिति बनाते हैं, एक आयोग बनाते हैं जो कि वैश्विक शांति के लिए कार्य करेगा। और वैश्विक शांति का यहाँ क्या मतलब है कि भाई आने वाले जो 5 साल है, कम से कम 5 साल ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई भी युद्ध जो है वो बड़े राष्ट्रों के द्वारा ना किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी प्रस्ताव ही है, इसमें कई सारी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं, प्रस्ताव की बात की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक शांति के लिए हाल ही में किस देश ने एक आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, तो मेक्सिको ये देश है। ठीक है, मेक्सिको कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका आप देखिएगा, उसके नीचे आपको मेक्सिको नज़र आ जाएगा। तो मेक्सिको के राष्ट्रपति है यहाँ पर आंद्रे मैनुअल लोपास। उन्होंने कहा है कि भाई हम ऐसा आयोग गठित करेंगे, और उन्होंने कहा है कि आयोग में सदस्य के लिए हम किसको नामित करें, तो अच्छे अच्छे देशों को नामित करेंगे। सबसे पहले भारत, हम पीस वाले हैं लोग, तो प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है उनके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उनको। फिर पोप फ्रांसिस को, जो कि जो आपके ईसाई समुदाय हैं उनके जो धर्मगुरु हैं पोप फ्रांसिस को, उनको जो है इसमें सदस्य के रूप में नामित करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि भाई कम से कम 5 सालों तक आप जो है वैश्विक शांति बनाए रखें और कोई युद्ध जो है वो, बड़ा युद्ध जो है वो ना होने पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्यापक जलवायु एवं स्वास्थ्य देखभाल कानून पर जो है वो हस्ताक्षर किया है। क्या कानून है, देखते हैं हम इसको। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये जो बाइडेन की सरकार है ये प्रतिबद्ध है, अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है कि भाई हम कमिटेड हैं कि हम एक तो व्यापक जलवायु और स्वास्थ्य जो है, एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा आपका हेल्थ, उन दोनों के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे। और इन्होंने, हालांकि देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर दे रखा है तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा है कि 740 अरब डॉलर का हम निवेश करेंगे जिससे कि हम जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि 2030 तक हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लगभग 1 अरब टन जो है वो कम कर दें। उसके अलावा जो हमारे जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमत में भी हमको जो है वो काफ़ी परिवर्तन लाना है, उनको कम करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर दे रखे हैं। इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है, तो आप इसको इतना ही पढ़ेंगे। फिर देखिए शॉर्ट न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो शॉर्ट न्यूज़ है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि खाद्य पदार्थों की काफ़ी ज़्यादा महंगाई श्रीलंका में। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई वहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों की महंगाई में श्रीलंका 5वें नंबर पे, बहुत ज़्यादा भुखमरी है वहाँ पर। तो इतनी ही बात काम की है इसमें। फिर देखिए एक जगह है जो काफ़ी न्यूज़ में थी, इसका नाम है मोगादिशु। यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है और यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोगों को होटल हयात के अंदर जो है, हयात होटल के अंदर जो है वो मार गिराया गया है। आतंकवादी संगठन था अलकायदा से जुड़ा हुआ जिसका नाम है अल शबाब, तो इन्होंने ये कार्य किया है। तो ये जो जगह है उसका नाम ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का जो देश है सोमालिया, उसकी कैपिटल है मोगादिशु। ठीक है। फिर देखिए जर्मनी में जो है पूरे विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा जो है उसको स्टार्ट किया गया है, और इसको जो है विश्व की पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है उसके लिए जो रेलवे लाइन बनी है, तो विश्व में सबसे पहली ये ट्रेन है। तो कहाँ पर बनी है, जर्मनी में, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कि ये ट्रेन एक बार में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं और इसकी अधिकतम जो गति है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हुई। फिर देखिए एक ऐसा देश है जिसने कि पीरियड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको फ्री कर दिया है अपने यहाँ पर, और इन्होंने एक एक्ट लेकर के आए हैं, पीरियड प्रोडक्ट एक्ट, माहवारी उत्पादन कानून, जिसके तहत दुनिया की पहली ऐसी सरकार है जिसने कि ये कार्य किया है। तो आपको कहीं पर लिखने में ये काम आ सकता है। स्कॉटलैंड की सरकार है जिसने ये कार्य किया है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए जो 2 नॉर्डिक देश हैं, नॉर्डिक देशों के बारे में आपको पता होगा, तो 2 नॉर्डिक देश जो हैं स्वीडन और फिनलैंड, उन्होंने नाटो के अंदर शामिल करने के लिए जो है एक प्रस्ताव दिया है कि भाई हमें भी नाटो में शामिल होना है। नाटो आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सैन्य संगठन है देशों का, कि उसमें ये होता है कि अमेरिका इसको लीड कर रहा है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड यानी शीत युद्ध के बाद में इसको बनाया गया था। बेसिकली जो आपका सोवियत संघ है उसको काउंटर करने के लिए नाटो को बनाया गया था। और उन्होंने कहा कि भाई जब इसमें एक देश पर अगर कोई आक्रमण हमला होता है तो सभी देश उसको आर्मी की तरफ से हेल्प करेंगे, यानी कि एक तरीके से ये एक सामरिक समझौता है, सामरिक ट्रीटी है। तो उसमें अभी कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड है, उन्होंने भी कहा है कि हमें भी इसमें शामिल होना है। तो अमेरिका ने तो इसको प्रस्ताव को जो है समर्थन दिया है। उसके अलावा 23 देश और हैं जिन्होंने इसको समर्थन दिया है। फिर देखिए कि जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, ये अभी लेटिन जो अमेरिकी देश है वहाँ की यात्रा पर है। अभी जब इसके बारे में पूरी बातें आएंगी तो हम इसको और पढ़ेंगे आगे।
फिर देखिए कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। थाईलैंड के जो संवैधानिक न्यायालय द्वारा जो प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा हैं, इनको प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष की समय सीमा को पूर्ण कर लिए जाने के कारण उन्हें आम चुनाव से पहले ही पद से निलंबित किया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में जो है पद से निलंबित किए गए कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं, तो आप नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थाईलैंड के हैं ये। और बाकी देखिए और इसमें तो कुछ खास इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। फिर देखिए कुछ वन लाइनर्स है जो आपको पेज नंबर 19 पे मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो है कुछ न्यूज़ छोड़ी हुई है। तो ये पेज नंबर 19 पे आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की कुछ खबरें मिलेगी। पहली खबर ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं उसको, अपना जो एक तरीके से प्रशासन है उसमें 130 अमेरिकी नागरिकों को, भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको स्थान दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारतीयों की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी जो है अमेरिकी प्रशासन में बढ़ती जा रही है। उससे पहले ट्रम्प की अगर सरकार थी देखें तो उसमें 80 लोग थे जो कि भारतीय मूल के थे और वो प्रशासन में शामिल थे। अभी बढ़ करके 130 हो गए हैं। फिर देखिए कि भारत ने श्रीलंका को जो है 21,000 टन रासायनिक उर्वरक जो है उसकी सहायता दी है। और भारत ने अफ़गानिस्तान को भी मानवीय सहायता के तौर पर 10वीं खेप भेजी है, किसकी, दवाओं की। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत ने मानवीय पहल के तहत ये कार्य किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आज का क्रोनोलॉजी के अंदर इंटरनेशनल परिदृश्य यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी खबरें थी इसके अंदर, और जो इंपॉर्टेंट बातें थी उसमें मैंने आपको जोर देकर के उनको बताया है। और बाकी खबरें मैंने इसलिए पढ़ दी ताकि आप ये ना कहें कि आधी चीज़ पढ़ाते हो आधी छोड़ देते हो, तो इसीलिए मैंने इनको आपको रीड आउट कर दिया है। बाकी इंपॉर्टेंट बातें तो भारत श्रीलंका, भारत मालदीव्स, ये संबंध थे, जो ग्रुप्स मैंने बताए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ेंगे, नेशनल न्यूज़ हम पढ़ेंगे। तो सारे ही वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ पूरे वीडियोस देखा कीजिए, और आप इसको लाइक करेंगे तो इसकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं मेरे लिए करना चाहें तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।